हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो। मुझे पता है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और उसके साथ साथ अच्छे अच्छे कमेंट कर देना ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को ये वीडियो कैसे पसंद आई है कि नहीं। तो चलो आप लोग ये वीडियो एंजॉय करो। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जिसके चारों तरफ एक बहुत सारे स्पेल कास्ट हुए होते हैं। उस माउंटेन के नीचे एक बंदा खड़ा होता है। तभी कोई किसी का नाम बोलता है, केरविन वॉल्टेन। तभी किसी और बंदे का आवाज आता है कि मैं स्काउट डिलन बहुत लंबे समय पहले मर नहीं गया था। ये रुको, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये मेरे अंदर किसकी सारी मेमोरी आ रही है। तभी कोई चिल्ला के बोलता है, केरविन वॉल्टेन। और तभी एक तेजी से चौक उड़ते हुए दिखाया जाता है, मगर एक बच्चा उसे पकड़ लेता है और वो बच्चा बहुत ज्यादा हैरान होता है। काश यही हमारा एमसी है, इसी का नाम केरविन वॉल्टेन और ये रिकार्नेट हो चुका है। तभी वो बहुत ज्यादा हैरान होते हुए सोचता है कि इस मेमोरी के अकॉर्डिंग अभी 1033वां साल चल रहा है, मतलब 15 साल बीत चुके हैं जब मैं मारा गया था। रुको, तभी फिर केरविन खिड़की के बाहर देखता है और उसे अपना स्टैचू दिखाई देता है। वो कहता है कि रुको, क्या ये मेरा स्टैचू है। तभी केरविन को कोई पीछे से बुलाता है, केरविन तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ। हमें दिखाया जाता है कि केरविन अभी क्लास में होता है और उस क्लास की लेक्चरर चिल्ला रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ कि तुम मेरे क्लास में सो चुके हो। और इधर केरविन अपने मन में सोच रहा होता है कि ये क्या है, ये मैं कहाँ हूँ, ये किसकी बॉडी है। वो बहुत ज्यादा परेशान होता है। फिर केरविन अपने आप को संभालते हुए कहता है कि मतलब मैं रिवॉर्न हो चुका हूँ। तभी लेक्चरर चिल्ला के कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। फिर हमें अच्छे से लेक्चरर को दिखाया जाता है, लेक्चरर के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम ब्रेकली और ये गलवाड़ा एक कल्टीवेशन एकेडमी की लेक्चरर है। फिर ब्रेकली अपना क्वेश्चन पूछती है कि हम कितने मेथड से मार्शल वेपन को रिफाइन कर सकते हैं, बताओ केरविन। इधर केरविन कुछ और ही सोच रहा होता है और उसकी नज़र कहीं और ही होती है। वो कहता है कि अपने मन में बहुत सोचता है कि ये तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और इसका बहुत खूबसूरत चेहरा भी है। अगर ये अपने ऊपर एक आर्मर को पहन लेगी तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत और सेक्सी दिखने लगेगी। मगर ये मार्शल मोनार्च के सेफ्ट रीजन पर ही है, मगर इससे अभी बहुत ज़्यादा दूर है मार्शल एम्परर तक पहुंचने में। फिर केरविन उसे घूर के देखने लगता है जिससे बहुत ज़्यादा वो हैरान हो जाती है और वो अपने मन में सोचने लगती है कि मैं तो मार्शल मोनार्च के सेफ्ट रीजन पर हूँ, तो इस बच्चे के घूरने से मैं इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कैसे हो सकती हूँ। फिर ब्रेकली जोर से कहती है, जल्दी बताओ कि हम कितने तरीकों से मार्शल वेपन को रिफाइन कर सकते हैं। फिर वो अपने मन में सोचने लगती है, हो सकता है कि मैं इससे ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ, इसी कारण से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। केरविन को दिखाया जाता है, केरविन अपने कान में उंगली डालते हुए सोचता है कि ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, मैं तो पिछले जन्म में रिफाइनर एम्परर रह चुका हूँ, अभी रिफाइनिंग रेलम का 9th स्टेज का। ये सब तो बहुत ज़्यादा हल्का है मेरे लिए। फिर केरविन कहता है कि हम 48 तरीकों से मार्शल वेपन को रिफाइन कर सकते हैं। इसे सुनने के बाद ब्रेकली बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और वहाँ के क्लास के बच्चे सब हंसने लगते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा डम है, इसे इतना भी नहीं पता है, लगता है ये अभी भी सो रहा है। तभी दूसरा बच्चा कहता है कि लगता है ये बुक नहीं पढ़ता है, बुक में साफ साफ लिखा है कि कितने तरीकों से हम कर सकते हैं। ये तो फिर कोई और बच्चा कहता है कि ये तो वाल्सन फैमिली के लिए बहुत ज्यादा कचड़ा है। तभी तभी एक बच्चा एक बुक उठा के कहता है, लूजर, तुम्हें लगता है कि तुम बुक नहीं पढ़ते हो, यहाँ देखो मिस्टर हॉर्नबाई ने अपने बुक में साफ साफ लिखा है कि हम 36 तरीकों से ही मार्शल वेपन को रिफाइन कर सकते हैं। तभी केरविन कहता है, वो हॉर्न बाय ब्रैड, उसकी हिम्मत कैसे हुई कि जो स्काउट डिलोन ने 12 तरीके और बनाए थे वो उसको भूल कैसे सकता है। तो गाइस मैं बता देता हूँ कि स्काउट डिलोन इसके पुराने जन्म का नाम है, जो ये पुराने जन्म में मार्शल एम्परर हुआ करता था, तब इसका नाम स्काउट डिलोन था। और अभी जिस बंदे की अभी बॉडी में है उसका नाम केरविन वॉल्टेन है। तो गाइस कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो केरविन ने हॉर्नबाई की बेइज्जती किया था, जिससे सुनकर ब्रेकली बहुत ज्यादा गुस्से से उसकी तरफ देखने लगती है और कहती है कि तुमने क्या कहा। केरविन की बात सुनकर वहाँ के सारे बच्चे हंसने लगते हैं। एक बच्चा कहता है कि ये लगता है पनिशमेंट के डर से ये सारी बातें बना रहा है। तभी कोई बच्चा कहता है, इसकी हिम्मत कैसे हुई हॉर्नबाई को फुल नेम से बुलाने की। तभी तीसरा बच्चा कहता है कि ये इम्पॉसिबल है,
ओन बाय स्कॉट डिलन के डिसेबल रह चुके हैं। ये हो ही नहीं सकता है कि वो ऐसी मिस्टेक कर सके। ब्रेकली इतने सारे हल्ले को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में अपने हाथ को बजाड़ती है और कहती है कि सभी लोग शांत हो जाओ। ब्रेकली के डर से सारे बच्चे शांत हो जाते हैं। फिर ब्रेकली स्कॉट डिलन यानी अपने एमसी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मिस्टर डिलन एक इनविंसिबल मार्शल एम्परर थे। वो पूरे मार्शल कॉन्टिनेंट के थर्ड रैंक पर आते थे। यानी गाइस फर्स्ट और सेकंड पर भी कोई महान मार्शल एम्परर होगा जो मिस्टर डिलोन यानी आपने एमसी से भी ज्यादा पावरफुल होगा। फिर ब्रेकली और बताते हुए कहते हैं कि मिस्टर डिलोन एक रिफाइनर एम्परर भी थे जो रिफाइनिंग रिलम के 9th स्टेज तक भी पहुंच चुके थे। मिस्टर डिलोन बहुत ही अच्छा रिफाइनिंग जानते थे, इसी कारण से वो 9th स्टेज तक पहुंच गए और उसके साथ साथ 12 तरीके और बनाए थे जिससे हम अपने वेपन को रिफाइन कर सकते हैं। और ब्रेकली अपने मन में सोचती है कि ये केरबिन को ये सारी बातें कैसे पता है, ये तो बहुत ज्यादा सीक्रेट बात है जो बहुत कम लोगों को पता है। ब्रेकली की ये सारी बातें सुनने के बाद वहाँ के सारे बच्चे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और एक बच्चा कहता है लेकिन टेक्स्ट बुक में तो ये सब नहीं लिखा है। तो फिर ब्रेकली कहती है कि वह जो 12 मेथड्स है वो इम्पॉसिबल है ऑर्डिनरी पीपल्स के लिए मास्टर करना, जिसके कारण से मिस्टर हॉर्नबाय ने उन्हें टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है। ब्रेकली अपने मन में सोचती है कि मैंने सुना था कि केरबिन के पास मार्शल आर्ट का टैलेंट भी नहीं है, यहाँ तक कि वो इतना बड़ा हो चुका है अभी तक उसने अपने आप का चक्रा भी ओपन नहीं किया। शायद हो सकता है कि उसके पास रिफाइनरी का टैलेंट है। लेकिन अगर ये एक रिफाइनर बने तो इसकी वैल्यू मार्शल आर्टिस्ट से भी ज्यादा होगी, अगर ये एक रिफाइनर बनता है तो। फिर ब्रेकली केरविन को कहती है कि तुम अपने आप को महान मत समझने लगना कि कुछ किताबें पढ़ने के बाद। चलो मुझे बताओ कि क्रिस्टल सैंड का यूज रिफाइनिंग प्रोसेस में क्यों किया जाता है, जल्दी मुझे बताओ। और हाँ केरविन, अगर तुमने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो तुम्हें अगली बार से मेरी क्लास लेने की कोई जरूरत नहीं है। इस बात को सुनने के बाद सारे बच्चे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और एक बच्चा कहता है कि लगता है मिस्टर ब्रेकली बहुत ज्यादा गुस्से में है। केरविन इधर कहता है कि पता नहीं ये इतना ज्यादा सिंपल क्वेश्चन क्यों पूछ रही है, और केरविन बताने लगता है कि क्रिस्टल सैंड जरूरी नहीं है रिफाइनिंग में। अगर कोई बंदा मटेरियल्स को फ्यूज नहीं कर पाता है तो उसी के लिए ये क्रिस्टल सैंड के को यूज करना पड़ता है। फिर बेकली पूछने लगती है कि लेकिन उसको ऐड करने के बाद भी कुछ रिफाइनिंग प्रोसेस फेल क्यों हो जाते हैं। केरविन इसका भी जवाब देते हुए कहता है कि क्रिस्टल सैंड एक वाटर एलिमेंट है और उसे फायर एलिमेंट के साथ रिफाइन नहीं किया जा सकता है। इसके सुनने के बाद ब्रेकली बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, कहती है ओ ये बात है। फिर ब्रेकली कहती है कि ये लो मेरा दूसरा क्वेश्चन, अगर हम रेड कॉपर को ब्राइट गोल्ड के साथ फ्यूज करेंगे तो क्रिस्टल सैंड से उसका इफेक्ट कैसे हम रिमूव कर सकते हैं। केरविन इस क्वेश्चन को सुनने के बाद कहता है कि हम क्रिस्टल सैंड को अशुद्ध मानकर उसे समान विधि के द्वारा हम उसे रिमूव कर सकते हैं। केरविन की ये बात सुनने के बाद भी ब्रेकली बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है ओ ये बात है, तो इसी कारण से मैं हर बार फेल हो जाती थी। फिर ब्रेकली अपने मन में सोचती कि इसने तो बहुत ज्यादा सिंपल मेथड से सारे सवालों का आंसर दे दिया, मगर इसकी आंखें देखो, मुझे लगा कि ये सारे क्वेश्चन को ये बहुत ज्यादा फालतू समझ रहा है, ये सारे क्वेश्चन का जवाब देना ये फालतू समझता है क्या। इसको लगता है कि ये बहुत ज्यादा महान है, मगर गाइस इसको पता नहीं कि ये खुद स्कॉट डिलन है, महान रिफाइनर। ब्रेकली क्लास से बाहर जाते हुए कहते केरविन तुम मेरा क्लास जरूर करोगे और तुम अभी खुद अपने आप सेल्फ स्टडी करो। उसके बाद के ब्रेकली वहां से चली जाती है। ब्रेकली को ऐसे जाते देखकर क्लास का एक लड़का कहता है कि क्या मिस ब्रेकली ने सिर्फ एडवाइस लेने के लिए केरविन से क्वेश्चन पूछा था। फिर हमें केरविन का सीन दिखाया जाता है। केरविन क्लास से बाहर जाने लगता है और कहता है मुझे इस क्लास में पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, और केरविन क्लास के बाहर चला जाता है और क्लास के बच्चे केरविन को देखते ही रह जाते हैं। तभी क्लास का एक लड़का कहता है कि क्या किसी को पता है क्या कि केरविन इतना बुद्धिमान कैसे हो चुका है। फिर एक पर्पल हेयर वाला लड़का कहता है हे गाइस किसी को आइडिया है क्या, क्या हो सकता है कि केरविन एक रिफाइनर जीनियस हो। फिर एक और लड़का कहता है इस वर्ल्ड में मार्शल आर्टिस्ट से भी ज्यादा रिफाइनर की डिमांड है, ये हो ही नहीं सकता कि केरविन एक रिफाइनर जीनियस हो। कोई लड़का कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, वो तो बस एक लूजर है। इसी तरह सारे क्लास के बच्चे बकवास कर रहे हो। फिर हमें गलवाडा कैपिटल का सीन दिखाया जाता है।
फिर हमें केरविन को दिखाया जाता है जो कैपिटल में घूम रहा होता है। केरविन अपने मन में सोचता है, मेरा बेवकूफ डिसाइपल होर्नबाय अब यहाँ का बेस्ट रिफाइनर बन चुका है, जो पहले मेरे समय में बहुत ज्यादा बेवकूफ हुआ करता था। केरविन फिर अपने स्टैचू को देखने लगता है और सोचने लगता है कि क्या स्टैचू मेरे लिए उसने बनवाया है, ये तो बहुत सोचने वाली बात है। मगर मैं स्काउट डिलन 15 साल के बाद अब रिकार्नेट हो चुका है केरविन वाल्टन के रूप में। तभी केरविन एक टावर के सामने रुक जाता है और कहता है कि ये रहा गलवाडा कैपिटल का रिफाइनरी टावर। केरविन अपने आप को देखते हुए सोचता है कि ये बॉडी बहुत ही वीक है, यहाँ तक कि इसने अभी तक अपना चक्रा को भी ओपन नहीं किया है। इतना एज होने के बाद भी ये बहुत ही बड़ा लूजर था। मैं अपना लास्ट लाइफ में सुप्रीम मास्टर एम्परर रह चुका हूँ। मैं पूरे वर्ल्ड में मार्शल आर्ट के मामले में 3rd रैंक पर आता था। मुझे अपनी सारी स्ट्रेंथ को दोबारा से रीगेन करना होगा, तभी जाके मैं पूरी दुनिया को फिर से डोमिनेट कर पाऊंगा। फिर केरविन रिफाइनरी टावर में जाने लगता है और कहता है कि मुझे पहले होर्नबाय को खोजना होगा, उसके बाद ही मैं अपने वीक बॉडी को दोबारा कल्टीवेट कर पाऊंगा। फिर हमें रिफाइनरी टावर के सामने में एक स्टोन को दिखाया जाता है, उस पर लिखा होता है कि ये रिफाइनरी यूनियन का गलवाडा ब्रांच है और इस टावर को 1001 साल में बनाया गया है। मगर इस लाइफ में मैं पिछले लाइफ से भी ज्यादा कल्टीवेशन को अचीव करूंगा, तभी जाके मैं दोबारा से इस वर्ल्ड के टॉप पर आ पाऊंगा। फिर केरविन रिफाइनरी टावर के अंदर जाने लगता है और सोचता है कि मुझे कुछ ही सालों के अंदर मेरी सारी पावर को दोबारा से रीगेन करना होगा, लेकिन उससे पहले मुझे इस बॉडी की मेलेडियंस को ओपन करना होगा, तभी जाके मैं अपनी पावर को रिगेन करना होगा। मगर उससे पहले मुझे अपने डिसाइपल होर्नबाय को ढूंढना होगा, उसके बाद मैं अपने मेलेडियंस को ओपन कर पाऊंगा। फिर हमें रिफाइन टावर के अंदर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं और केरविन के पास एक लड़की आके उसका वेलकम करती है और कहती है कि क्या आपको किसी चीज़ की मदद चाहिए। हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है, ये रिफाइन टावर की रिसेप्शनिस्ट होती है। इस लड़की का नाम लिज है। तभी केरविन कहता है कि मैं होर्नबाय को ढूंढ रहा हूँ, क्या है होर्नबाय यहाँ पर ही है। तभी लिज कहती है, आपका मतलब है कि मिस्टर होर्नबाय जो यहाँ के फॉर्मर लीडर हैं। केरविन कहता है, फॉर्मर लीडर मतलब वो यहाँ पर अब काम नहीं करता है। लिज कहती है, हाँ मिस्टर होर्नबाय पिछले 20 साल पहले यहाँ के लीडर थे। केरविन सोचने लगता है कि मैं तो होर्नबाय को ढूंढ रहा था ताकि वो मुझे कुछ पील्स दे सके, ताकि मैं अपना ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर सकूं। उसके बाद मैं अपना मेलेडियन भी ओपन कर सकता था। फिर केरविन अपनी पिछली लाइफ के बारे में बताने लगता है कि मैं स्काउट डिलन इतना इज्जतदार मार्शल आर्टिस्ट जो पूरे मार्शल वर्ल्ड में जीनियस रिफाइनर के नाम से जाना जाता था। मैं 9th स्टेज का रिफाइनर जीनियस था। उसके बाद भी मैं रिफाइनर यूनियन का 7th एल्डर भी बन चुका था। मैं एक हेवन रिलम का मार्शल आर्टिस्ट था। मेरे से पूरी दुनिया डरती थी। मैं इतना पावरफुल मास्टर आर्टिस्ट था कि पूरी दुनिया में मुझसे कोई भी टक्कर लेने के लिए लायक नहीं था। उसके बाद भी मेरे डिसाइपल भी पूरी दुनिया में फेमस थे। उस मेरे डिसाइबल से भी पावरफुल कोई पूरी मार्शल वर्ल्ड में नहीं था। लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं हूँ, सिर्फ एक लूजर हूँ जिसने अभी भी अपना मेलेडियंस भी ओपन नहीं किया। अब मुझे शुरुआत से स्टार्ट करना होगा। ये लड़का भी 15 साल का हो चुका है, अभी तक इसने मेलेडियंस को भी ओपन नहीं किया। पता नहीं कि मैं कैसे अपने ओल्ड पीक पर पहुंच पाऊंगा। चलो छोड़ो, मैं पहले अपने मेलेडियंस को पहले ओपन करता हूँ। फिर केरविन कहता है कि मैं तुम्हें एक रेसिपी राइट करके देता हूँ, क्या तुम मुझे ये आइटम्स फाइंड करके मुझे दे सकती हो। फिर लीज उसे एक पेपर देने लगती है, कहती है हाँ तुम इस पर लिख दो, मैं तुम्हें वो आइटम्स दे दूंगी। फिर लीज को पीछे से बुलाता है और कहता है कि लीज तुम किससे बात कर रही हो। उधर केरविन उस रेसिपी को लिख रहा था। फिर हमें उस बुलाने वाले को दिखाया जाता है। वो कहता है कि मिस्टर विल्सन तुम्हें ढूंढ रहे हैं। हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये रिफाइनर यूनियन का एक रिफाइनर है, इसका नाम जोनास डोड है। केरविन उसे रेसिपी लिख के दे देता है और लीज कहती है कि मिस्टर डोड इस यंग मैन को मेरी मदद चाहिए कुछ आइटम्स को ढूंढने में। उसके बाद मैं मिस्टर बिलियंस के पास चली जाऊंगी। तभी मिस्टर डोड लीज से वो पेपर छीन लेता और कहता है कि मुझे ये देखने दो।
तभी केविन उसे देखने लगता है और कहता है कि ये तो रिफाइनिंग रिलम का फर्स्ट स्टेज का रिफाइनर है। तभी मिस्टर डोड उस रेसिपी वाले पेपर को मचोड़ के फेंकने लगता है और कहता है कि ये तो सिर्फ एक कचरा है, और उसे फेंक देता है, जिसे देखकर केविन को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और अपने मन में सोचता है कि अगर मैं किसी भी रेसिपी को लिख देता हूँ तो वो प्राइजलेस होता है। इस इडियट की हिम्मत कैसे हुई कि मेरे रेसिपी वाले पेपर को फेंक सके। केविन ये सारी बातें सोचते हुए अपने ओरे को रिलीज कर रहा था। तभी मिस्टर डोड कहता है कि तुम लीज मिस्टर विल्सन से जाकर अभी तुम मिलो, और लीज डर से वहां से जाने लगती है। मिस्टर डोड केविन से कहता है कि ये बच्चों के लिए जगह नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। केविन गुस्से में कहता है, तो तुम डोड हो, क्या मैं सही कह रहा हूँ? तुम्हें सिर्फ 7 दिन के लिए फर्स्ट स्टेज में ब्रेक थ्रू मिला है ना? मिस्टर डोड कहता है कि नहीं, सिर्फ 5 दिन बचे हैं और तुम मुझे मिस्टर डोड बुला सकते हो। केविन उधर कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम फर्स्ट स्टेज में ब्रेक थ्रू कर पाओगे? मिस्टर डोड पीछे घूर के कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? केविन उसके हाथ के बारे में बताते हुए कहता है कि तुम्हारी फिंगर्स ग्रे होना स्टार्ट हो चुकी हैं क्योंकि तुमने इन विंड स्टोन को छुआ था, और तुम्हें तुम्हारे फ्यूजन स्किल को रिफाइनिंग ट्रायल से पहले इम्प्रूव करना होगा, और तुम्हारी बॉडी से टाइगर सल्फर स्टोन की स्मेल आ रही है। तो इसका मतलब है कि तुमको रिफाइनिंग ट्रायल में टाइगर सल्फर स्टोन के साथ एक वेपन बनाना होगा। केविन की इतनी सारी बातें सुनने के बाद मिस्टर डोड बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है और सोचता है कि इस बच्चे को इतनी सारी बातें कैसे पता है। फिर मिस्टर डोड वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि ये सारी बकवास है। फिर केविन कहता है कि तुम इसके बारे में बहुत ही कम जानते हो, और एक बात और, ब्लड फ्लेम और चीट इसके बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइड इफेक्ट होते हैं, और मुझे पक्का पता है कि तुम्हारे एक्यू पॉइंट, जैसे कि तुम्हारे दिमाग और गले में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता होगा। केविन की ये बातें सुनने के बाद मिस्टर डोड कांपते हुए पीछे देखता है और केविन कहता है कि ये तो बहुत अफसोस की बात है कि तुम्हारे राइट हैंड को काटना पड़ सकता है और तुम्हारे सिनेवर फील्ड भी बर्बाद हो सकता है। क्या तुम मरना चाहते हो? फिर डोड डरते हुए कहता है कि तुम मुझे डराने की कोशिश मत करो। केविन वहां से जाते हुए कहता है कि मैं तो इसका क्योर बताने जाने वाला था, चलो छोड़ो, तुमको नहीं है जानना तो मैं तो यहाँ से जाता हूँ। ये सुनने के बाद मिस्टर डोड बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और तेजी से आके केविन को पकड़ लेता है और केविन से पूछने लगता है कि रुको केविन, मुझे जल्दी बताओ कि मैं इसको क्योर कैसे कर सकता हूँ। तभी मिस्टर डोड पीछे चला जाता है। दिखाया जाता है कि केविन गुस्से से मिस्टर डोड को घूर रहा होता है, इसी कारण से डोड पीछे चला जाता है। डोड बहुत ज्यादा परेशान होते हुए सोच रहा होता है कि इसके यहाँ शार्प आइज को देखो, ये कितने गुस्से से मुझे घूर रहा है, मगर ये तो बहुत छोटा बच्चा है, ये मुझे कैसे डरा सकता है। फिर मिस्टर डोड तमीज से केविन को ग्रीट करता है और कहता है प्लीज मुझे इसका क्योर बता दो। ये सारी चीजों को देखने के बाद वहाँ के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। एक बंदा कहता है कि ये सब क्या चल रहा है, मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा। एक बंदा कहता है कि मिस्टर डोड उस बच्चे के सामने ग्रीट क्यों कर रहे हैं। तभी केविन कहता है कि मेरी रेसिपी कहाँ है। ये सुनने के बाद मिस्टर डोड तेजी से जाकर, जो मिस्टर डोड ने पहले रेसिपी को फेंक दिया था, वो जल्दी से जाकर उसको उठाकर केविन के पास ले आते हैं। ये सारे नज़ारे को देखने के बाद वहाँ के लोग और हैरान हो जाते हैं। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? सॉरी सॉरी सॉरी। फिर केविन उस रेसिपी वाले पेपर को ले लेता है और उसमें अपना नाक पोंछने लगता है। केविन अपने नाक को पोंछने के बाद उस पेपर को अपने मुट्ठी में दबाकर उस मिस्टर डोड की तरफ फेंकते हुए कहता है कि इस पेपर में जितने भी आइटम्स के नाम लिखा हुआ है, हर आइटम 10-10 होना चाहिए, और जब तुम सारे आइटम्स को जमा कर लोगे तो तुम मेरे कल्टीवेशन एकेडमी आ जाना, और हाँ, याद रखना मेरा नाम केविन वॉल्टन है। ये सारी बातें सुनने के बाद मिस्टर डोड खड़े ही जम जाते हैं। केविन फिर कहता है, और हाँ मिस्टर डोड, तुम खुद ही सारे आइटम को इकट्ठा करके मेरे पास लेके आओ। तभी केविन अपनी ऑरा को रिलीज करने लगता है और फिर कहता है कि तुम इसे खुद मेरे पास लेके आओगे। केविन के ऑरा को देखने के बाद डोड तो स्टन हो जाता है और फिर केविन वहां से घुर जाता है और जाते हुए कहता है कि तुम्हारे हाथ सिर्फ 3 दिन तक और काम कर सकते हैं, अगर इससे ज्यादा लेट हुआ तो तुम्हारे हाथ को काटना पड़ सकता है। केविन की इतनी डरावनी बातें सुनने के बाद मिस्टर डोड तो बहुत ज्यादा डर जाता है और डरते हुए कहता है कि सिर्फ 3 दिन, मगर मैंने तो इसमें बहुत सारे चीजों के नाम भी नहीं सुना है, और मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम झूठ नहीं बोल रहे हो।
केरविन कहता है कि तुम एक होशियार आदमी हो, मुझे पक्का पता है कि तुम जरूर पता कर लोगे। और हाँ, मैं एक मेडिसिन बता रहा हूँ, उसे ले लेना। पहले लूनर लीफ और कैनियन जिनसेंग उसको मिलाकर ले लेना, ताकि तुम्हारे 3 एक्यू पॉइंट्स काम करेंगे और उसके साथ तुम्हारे हाथ 2 दिन तक और काम कर सकते हैं। और तुम सर्वाइव जरूर करना, ताकि तुम मेरे पास जल्दी सारे आइटम्स को लेके आ पाओ। केरविन ये बात कह के वहां से चला जाता है और तभी डोड सभी लोगों को गुस्से से देखता है जो वहां तमाशा देख रहा था, और सभी डर से वहां से चले जाते हैं। इधर डोड तो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और गुस्से में सोच रहा होता है कि इस बच्चे के पास तो मार्शल आर्ट और रिफाइनरी का भी टैलेंट नहीं था, तब भी मैं इसके पास इतना नर्वस कैसे फील कर रहा था। फिर डोड अपने दांत खींचते हुए कहता है कि केरविन वॉल्टेन, तुम थोड़े दिन और एंजॉय कर लो, उसके बाद जब मुझे क्योर मिल जाएगा तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही मारूंगा। फिर हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रिलीज होती है। एक बंदा कहता है कि क्या वो सिर्फ एक टीनेजर था। इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम विल्सन है, ये रिफाइनिंग रिलम का सेकेंड स्टेज का रिफाइनर है। विल्सन कहता है कि क्या सिर्फ एक टीनेजर ने तुमसे हैकी बेरी और व्हाइट लोटस मांगा था। लिज कहती हाँ, वो सिर्फ एक 15-16 साल का लड़का था। विल्सन कहता है कि स्पिरिचुअल क्रेन रूट, व्हाइट फोनेक्स ड्रैगन लोटस, ये सब तो मार्शल आर्टिस्ट अपने स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए यूज करते हैं। उस टीनेजर बच्चे ने इसमें उसको क्यों लिखा होगा। फिर लिज कहती है कि और उसने इंक फेदर, घोस्ट फ्लावर, यामा अंडरवर्ल्ड फ्रूट, वैक्यूम मिल्क, शिवा फ्लावर एंड फ्लाइंग फेरी बडी ऐसा कुछ और मांगा था। फिर विल्सन कहता है कि उस बच्चे का नाम क्या था, क्या हम किसी भी तरीके से उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। लिज कहती है नहीं। इधर लिज बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है, वो सोच रही होती है कि मिस्टर विल्सन उस बच्चे में इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं, वो बच्चा कौन है। फिर लिज कहती है कि मैं तो पिछले 3 साल से रिफाइंड यूनियन में काम कर रही हूँ, मैंने तो इतने सारे आइटम के नाम भी नहीं सुना है। फिर विल्सन कहता है कि मैंने भी इनमें से बहुत सारे हर्ब्स के नाम नहीं सुना है, लेकिन मुझे फीलिंग हो रहा है कि ये मार्शल आर्टिस्ट के कल्टीवेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और उनकी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करेगा। उसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा वैल्यूबल भी होगा। लिज कहती है ओ, तो मिस्टर विल्सन ने भी बहुत सारे इनमें से हर्ब्स के नाम नहीं सुना। फिर विल्सन कहता है कि इसमें बहुत सारे हर्ब्स को मिलाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, और मुझे अब तो पता भी नहीं है कि इन हर्ब्स को मिलाते कैसे और इनका काम क्या होता है। फिर विल्सन लिज से कहता है कि अगर वो लड़का तुम्हें दोबारा दिखाई दे तो उसे जल्दी से मेरे पास ले आना। लिज कहती है ठीक है, मैं अगर वो लड़का दिखाई देगा तो मैं आपके पास उसे ले आऊंगी। फिर सीन कट होता है और हमें केरविन का सीन दिखाया जाता है। केरविन गलवाडा के सड़कों पर घूम रहा था और केरविन सोच रहा था कि हाँ, वो डोड तो सही कह रहा था कि उन आइटम को ढूंढना तो बहुत ज़्यादा कठिन होगा, मगर मुझे दूसरों पर भरोसा नहीं करना है, मुझे दूसरा रास्ता ढूंढना होगा उन सारे आइटम्स को ढूंढने के लिए। तभी केरविन अपनी जेब से एगो रिंग निकालता और कहता कि ये तो केरविन की रिंग है। और फिर केरविन उस रिंग को पहन लेता है, और जब केरविन उस रिंग के अंदर देखता है तो उसमें सिर्फ दारू की बोतलें, पैसे और क्या सिर्फ कचरा भरा होता है। तब फिर केरविन उस रिंग से एक तलवार को निकाल लेता है और कहता है कि सिर्फ ये ब्लैक सोड ही मेरे काम का है, बाकी सारा चीज तो उसमें कचरा भरा था। इसी कारण से केरविन इतना ज्यादा कमजोर था। और केरविन कहता है कि इसका वजन तो शायद 36 पाउंड है और इसलिए बहुत ज़्यादा हैवी है। इस सोड को देखने के बाद मुझे मेरे स्टार ब्रेकिंग सोड की याद आ रही है, पता नहीं वो कहाँ होगा। फिर केरविन उस स्वॉर्ड को अपने कंधे पर रखता है और कहता है कि जब तक मैं अपना 7 चक्रा ओपन नहीं कर लेता तब तक मैं इस ब्लैक स्वॉर्ड का यूज करूंगा। फिर केरविन कल्टीवेशन एकेडमी के गेट पर आ जाता है। केरविन कहता है कि विट्टल स्पिरिट को रिफाइन करने के बाद मैं खुद से मार्शल वेपन को रिफाइन कर सकता हूँ, और उसके बाद मैं अपने लिए मार्शल वेपन को बनाऊंगा। केरविन आराम से जा रहा था, तभी कोई बंदा उस पर अटैक कर देता है और केरविन उसे डोज कर लेता है और उसके बाद स्टाइल से पीछे की ओर चला जाता है। दिखाया जाता है कि केरविन के ही क्लास के लड़के केरविन को बुली करने होते हैं। इस बड़े बाल वाले लड़के का नाम है इवन लैंडन और दूसरे रोजर मर्फी। ये इवन कहता है कि केरविन तुमने आज बहुत क्लास में धूम मचाया है। तभी केरविन अपना डायलॉग कहने ही वाला होता है कि तभी केरविन के सामने 2 बंदे आ जाते हैं जो केरविन के दोस्त होते हैं। इस मोटे लड़के का नाम हार्डी और इस लंबे लड़के का नाम कॉपर है।
कॉपर कहता है कि इवन और रोजर तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। हार्डी कहता है कि नहीं, ये दोनों यहाँ कुछ नहीं कर रहे, बस गली के कुत्तों की तरह कर रहे हैं, पता नहीं इन दोनों को केरबिन से क्या चाहिए। केरबिन उधर पीछे से कहता है कि ये तो हार्डी और कॉपर है, ये तो केरबिन के दोस्त हैं। तभी इवन कहता है कि कुछ नहीं, जो लास्ट क्लास में केरबिन ने धूम मचाया था उसी का पता करने के लिए मुझे मिस्टर हैगिन ने भेजा है। और उसके बाद इवन अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। इवन को अटैक करते हुए देखकर केरबिन के दोस्त भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और हार्डी कहता कि तुम दोनों बहुत ज्यादा कर रहे हो। फिर हार्डी और इवन दोनों फाइट करने लगते हैं, मगर हार्डी को बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगता है और दोनों पीछे हट जाते हैं। फिर कॉपर हार्डी को संभालता है और कहता है कि हार्डी, तुमने अभी 4th लेवल के चक्र में ब्रेक थ्रू किया। हार्डी कहता है मगर वो तो पहले से ही 4th लेवल में। तभी रोजर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और हंसते हुए कहता है कि ओह, तुम्हारा 4th लेवल का चक्र है। और हार्डी भी उसका सामना करने के लिए आगे आ जाता है और हार्डी कहता है कि तुम्हें इतना घमंडी नहीं होना चाहिए। फिर दोनों का पंच आपस में टकरा जाता है, मगर हार्डी सिर्फ चक्रा के 4th लेवल पर होता है और रोजर 5th लेवल पर, जिसके कारण हार्डी का हाथ टूट जाता है और हार्डी दर्द के कारण चिल्लाने लगता है। और जब कॉपर उसे संभालने के लिए आगे जाता है, मगर कॉपर भी उसे संभाल नहीं पाता, जिसके कारण हार्डी कॉपर के ऊपर गिर जाता है। फिर रोजर कहता कि तुम जान चुके हो ना कि हम दोनों में कितना डिफरेंस है। 4th लेवल चक्र और 5th लेवल के चक्र में बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है। आगे से हम दोनों से टक्कर लेने की कोशिश मत करना। इन सभी फाइट के होने से वहां पर एकेडमी के बच्चे जमा होने लगते हैं। भीड़ में कोई कहता है ये दोनों तो हमारे एकेडमी के सबसे पावरफुल बच्चों में से एक है। तभी इवन कहता कि क्यों ना तुम दोनों यहाँ से चुपचाप चले जाओ। तभी कोई चिल्लाते हुए कहता कि मैं भी देखती हूँ कि तुम लोग हमें यहाँ कैसे भगाते हो। दिखाया जाता है कि यह सब बात एक लड़की कह रही होती है। इस लड़की के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम रीवा माल्टेज है और ये गलवाडा कैपिटल की प्रिंसेस है। प्रिंसेस रीवा तीनों को बचाने के लिए सामने आ जाती है और रीवा कहती है कि किसकी हिम्मत हुई कि केरबिन को बुली कर सके। केरबिन अपने मन में बोलता है कि ये तो गलवाडा कैपिटल की प्रिंसेस रीवा है और ये केरबिन को बचाने के लिए उन दोनों से लड़ चुकी है, तो इसका मतलब है कि केरबिन जो लूजर है अब तक बहुत ही पॉपुलर है यहाँ पर। तभी इवन कहता कि प्रिंसेस, हमें इतनी हिम्मत कहाँ है जो हम आपको अपसेट कर सकते हैं, और तुम सब आज तो बहुत ज्यादा लकी हो। यह कहने के बाद इवन और रोजर वहां से जाने लगते हैं। तभी पीछे से केरबिन कहता है मेरे फ्रेंड को पीटने के बाद तुम लोग यहाँ से इतनी आसानी से जाना चाहते हो। तभी इवन इस बात को सुनने के बाद पीछे देखता है और कहता है कि ओ लूजर, क्या तुझे कोई प्रॉब्लम है। गाइस, इवन की इस चेहरे को देखने के बाद मुझे किसी बंदे की याद आई है, आप उसे देख सकते ये तो टट्टी है। थैंक यू। फिर केरबिन अपने तलवार को घिसराते हुए प्रिंसेस रीवा के सामने आ जाता और कहता कि ज्यादा नहीं, मैं बस देखना चाहता हूँ कि 5th लेवल के चक्रा और जिसके पास चक्रा नहीं है उसमें कितना डिफरेंस होता। गाइस, केरबिन का सीधा कहने का मतलब है कि वो रोजर से फाइट करना चाहता है और उसको अच्छी तरह से धोना चाहता है। केरबिन की यह बात सुनकर सभी लोग तो हैरान हो जाते हैं और रोजर तो फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, मगर इवन रोजर को रोक देता और कहता कि चलो ठीक है, मगर कैसा रहेगा कि तुम पहले 4th लेवल के चक्रा के पावर को फील करो। यह कहने के बाद अपने चक्रा को एक्टिवेट कर लेता है और अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। इवन को अटैक करते हुए देखकर केरबिन के सारे फ्रेंड बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी हमें डोंग की आवाज आती है और हमें सभी के चेहरों को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा हैरान होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि डोंग की आवाज कहाँ से आई होती है। केरबिन ने तो इवन के अंडे ही फोड़ देता है, जिसके कारण बेचारा बहुत ज्यादा दर्द में होता है और उसके दर्द भरे आवाज को भी हमें सुनाया जाता है। केरबिन के इतने खतरनाक अटैक को सहने के बाद बेचारा इवन डाउन ही हो जाता है। तभी रोजर कुछ कहने वाला होता है, तभी केरबिन कहता है कि तुमने देखा, मैंने सिर्फ अपने लेफ्ट पैर को उठाया था, मुझे नहीं पता था कि ये सीधा आ रहा और उसके अंडों पर लग जाएगा। रोजर ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, कहता है कि तुम सिर्फ एक बहाना बना रहे हो। और वहाँ के सारे एकेडमी के बच्चे कहने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये सब तो उसने सिर्फ अपने पैर को उठाया था। फिर रोजर अपने 5th लेवल के चक्रा के पावर को एक्टिवेट करता है और कहता है
अब तुम कुछ भी करने वाले हो, मगर अब तुम बहुत बड़े डबल में हो। रोजर को अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए देखकर केरविन के दोस्त बहुत ज्यादा डर जाते हैं और तभी रोजर केरविन पर अटैक कर देता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारे अंडे को फोड़ने वाला हूँ, जैसे कि तुमने इवन के अंडे को फोड़ दिया। रोजर को अटैक करते हुए देखकर केरविन के दोस्त बहुत ज्यादा डर जाते हैं और केरविन को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी केरविन अपने स्वॉर्ड को आगे बढ़ाता है और दोनों के पावर आपस में टकराते हैं और वो वहाँ पर बहुत ज्यादा पावर रिलीज हो रहा होता है, जिसे देखकर केरविन के दोस्त बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं और केरविन की चिंता कर रहे होते हैं। तभी थोड़ी देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि रोजर के हाथ में केरविन के स्वॉर्ड ढुका होता है और फिर हमें रोजर के शकल को दिखाई देता है जिसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है और वो दर्द से बोलता है मेरा हाथ बहुत ज्यादा चिल्ला रहा था। फिर तभी केरविन रोजर के अंडों को भी फोड़ देता है और केरविन रोजर को भी डाउन कर देता है। रोजर को डाउन करने के बाद केरविन थम्स अप दिखाता है, हाँ कहता है कि सब चीज हो चुका है। और इसे देखने के बाद कि केरविन ने 4th लेवल और 5th लेवल के चक्रा वाले पावर को हरा दिया है और उसके पास चक्रा भी नहीं है, ये देखने के बाद वहाँ एकेडमी के बच्चे बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और सोच रहे होते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। केरविन की फाइट को देखने के बाद एक एकेडमी का एक बच्चा कहता है कि व्हाट द हेल। रोजर क्या सोच रहा था कि वो एक मार्शल आर्टिस्ट होने के बाद एक स्वॉर्ड के सामने अपने खाली हाथों के साथ लड़ सकता है। पता नहीं, वो बहुत ज्यादा बेवकूफ था। ऐसे ही सारे बच्चे रोजर को ही दोष दे रहे होते हैं। अभी केरविन अपनी स्वॉर्ड को जमीन में गाड़ते हुए कहता है, अगर मैं तुम्हारे जैसे कुछ मार्शल अप्रेंटिस को पीट नहीं पाता ना तो मैं खुद को मार डाल। फिर केरविन अपनी स्वॉर्ड को लेकर रोजर की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है, रोजर तुमने जो मेरे दोस्तों के साथ किया उसका बदला तो मुझे लेना ही पड़ेगा ना। केरविन को अपने पास आते हुए देखकर रोजर की तो फट जाती है और चिल्लाते हुए कहता है, नहीं नहीं मेरे पास मत आओ। तभी केरविन उसे जोर से लात मार देता है और रोजर इवन दोनों घिसड़ाते हुए जाके पीछे वाली दीवार से टकरा जाता है। उन दोनों के टकराने से दीवार भी पूरा टूट जाता है और हमें रोजर के अंडों को दिखाया जाता है जिसके पूरी तरह से आमलेट बन गए होते हैं। केरविन को रोजर के अंडे फोड़ते हुए देखकर वहाँ के सारे बच्चे भी डर जाते हैं और अपने अंडे को बचाने लगते हैं। तभी वहाँ पर कॉपर आता है और केरविन से कहता है कि क्या तुमने सारे अपने मेरिडियंस और चक्रा को ओपन कर लिया है। केरविन के पीछे दिखाया जाता है हार्डी सभी बच्चों को वहाँ से भगा रहा होता है और कह रहा होता है कि यहाँ पर शो खत्म हो चुका है, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। और केरविन कहता है कि नहीं नहीं मैंने अपने मेरिडियंस और चक्रा को अभी तक ओपन नहीं किया है। तभी हार्डी शोक होते हुए कहता है, क्या मगर तुमने तो दोनों को पीट डाला, कैसे किया ये। केरविन कहता है कि हाँ ये तो बहुत आसान था, वो दोनों पागल लोगों को मारना। वो दोनों ने तुमको बहुत ज्यादा तंग किया था इसलिए मैंने उसको अच्छी तरह से पीट डाला है। हार्डी कहता हाँ तुमने बहुत सही किया, यह बहुत अच्छा किया। और हमें प्रिंसेस रीवा को दिखाया जाता है जो केरविन को देखकर बस टुकुर टुकुर देखते रहती है। हमें प्रिंसेस रीवा को दिखाया जाता है जो केरविन को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और केरविन को कहती है, केरविन तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें पता ही है ना इवन और रोजर तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा दुश्मनी रखता है। मुझे डर है कि ये लोग इन चीजों को बहुत ज्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। तभी केरविन कहता है, अगर इन लोगों ने ऐसा करने का कोशिश भी किया। तभी केरविन अपनी स्वॉर्ड को ऊपर उठाता है और रोजर के बीच में मार देता है और केरविन हंसते हुए कहता है कि अगर इन लोगों ने ऐसा करने का कोशिश भी किया तो मैं इन लोगों के पूरे मैनहुड को ही काट डालूंगा। देख रहे हो ना केरविन के कितने उच्च विचार है। तभी केरविन कहता है, ठीक है मैं अपने डोमेट्री वापस जा रहा हूँ। केरविन को इतनी आराम से वापस जाते हुए देखकर प्रिंसेस रीवा तो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, चिल्लाते हुए कहती है कि क्या तुम पागल हो, तुमने इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया और तुम एक्टिंग ऐसे कर रहे हो जैसे तुमने कुछ किया ही नहीं है। तभी प्रिंसेस रीवा के पीछे कॉपर आ जाता है और कॉपर कहता है, आप चिंता मत करो, अगर कोई एकेडमी के अंदर असैसिनेट करने की कोशिश भी करता है केरविन उसे आराम से संभाल लेगा। तभी हार्डी कहता है, वैसे भी कल्टीवेशन एकेडमी के अंदर कोई भी आउटसाइडर मर्डर करने की कोशिश भी नहीं कर सकता है, लेकिन मार्शल अप्रेंटिस कल्टीवेशन एकेडमी में मर्डर कर सकता है और कल्टीवेशन एकेडमी उसे कुछ भी नहीं कहेगा। तभी प्रिंसेस रीवा कहती है, तुम्हारा मतलब है कॉर्नर। हार्डी कहता, हाँ तुमने सही कहा, सभी लोगों को पता है कि इवन कॉर्नर्स की टीम में है, वो पक्का ही कुछ न कुछ करने की कोशिश जरूर करेगा। और मैंने सुना है कि कॉर्नर ने अभी 7th लेवल के चक्रा में ब्रेक थ्रू किया है, वो जल्द ही मार्शल वॉरियर बनने वाला है। और तीनों लोग घबराते हुए केरविन की तरफ देखने लगते हैं और हार्डी कहता है कि मार्शल अप्रेंटिस और मार्शल वॉरियर दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता है। इसके अलावा
केरबिन ने तो अपना मेलिडियंस भी ओपन नहीं किया है और वो तो अभी मार्शल अप्रेंटिस भी नहीं बना। पता नहीं आगे अब क्या होने वाला है। हमें केरबिन को डोमेट्री की तरफ बढ़ते हुए दिखाया जाता है। फिर सीन चेंज होता है, हमें केरबिन को दिखाया जाता है जो डोमेट्री पहुंच चुका होता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ, मुझे सबसे पहले अपने बॉडी को स्ट्रेंथन करना होगा, भले ही मैंने अपने मेलिडियंस को अभी तक ओपन किया है या नहीं। फिर केरबिन अपनी स्वॉर्ड को नीचे धर देता है और कहता है कि चलो ठीक है, और अपनी बॉडी को स्ट्रेच करने लगता है और कहता है कि मैं यूज करने वाला हूँ द अल्टीमेट बॉडी कल्टीवेशन मेथड। फिर यहाँ से सीन चेंज हो जाता है और हमें राइटर की तरफ से एक छोटा सा कॉमिक मिलता है। गाइस, आप चाहते हो कि मैं इस कॉमिक को एक्सप्लेन करूँ तो बोल देना, नहीं तो मैं इस कॉमिक को छोड़ दूंगा और सिर्फ मानवा को एक्सप्लेन करूंगा। चलो फिलहाल के लिए मैं इस वीडियो में इस कॉमिक को एक्सप्लेन कर देता हूँ। राइटर कहता है कि कल्टीवेशन एकेडमी एस्पायरिंग में ब्रेक के बाद अब स्टार्ट होगा। फिर हमें एक गलवाड़ा टीवी की एक रिपोर्टर को दिखाया जाता है जो कहती है, हाय एवरीवन, हमार नाम बेटी बा, हम एक स्पेशल रिपोर्टर बानी। चलो देखत है कि सभी लोग लॉन्ग वेकेशन के बाद कैसन दिखत है। नाडिया सबसे पहले क्लास टीचर के पास जाती है और कहती है कि क्या तुम्हारा वेट गेन हो चुका है। नाडिया कहती है, क्या तुम सेमेस्टर का क्रेडिट लेने आई हो। नाडिया ने मना कर दिया, मगर उसके दांतों में बहुत ज्यादा मिठाई लगा हुआ था। लगता है वो लॉन्ग वेकेशन में बहुत ज्यादा मिठाई खाया करती थी। फिर रिपोर्टर कॉपर और हार्डी के पास जाती है और कहती कि क्या तुम्हारा भी वेट गेन हो चुका है। हार्डी कहता है कि मेरा मुंह बंद रखना ही बहुत ज्यादा अच्छी बात होगी। कॉपर तो कुछ कहता ही नहीं है। राइटर कहता है कि कॉपर कितना भी खा ले मगर वो कभी भी मोटा हो ही नहीं पाएगा, और हार्डी तो हमेशा की तरह गोल मटोल ही है। फिर रिपोर्टर बेटी इवन के पास जाती है और कहती है कि एक्सक्यूज मी, क्या आपका भी वेट गेन हो चुका है। हमें इवन को दिखाया जाता है जिसके अलग ही शौक होते हैं। आपको पता ही गाइस कि केरबिन ने इसके अंडे फोड़ दिए थे। लगता है इसी के सदमे के कारण इसको अलग अलग शौक चढ़ चुका है और रिपोर्टर भी देख के बहुत ज्यादा हैरान होती है। फिर हमें राइटर कहता है कि जब से केरबिन ने इवन के अंडे फोड़ दिए उसके पास एक स्पेशल हॉबी आ चुकी है कि वो उसको अलग ही शौक चढ़ चुका है। फिर हमें रिपोर्टर इवन को दिखाया जाता है। रिपोर्टर बहुत तेजी से भाग रही होती है और उसके पीछे इवन स्वॉर्ड लेके पड़ा होता है और इवन कह रहा होता है कि जल्दी से वो फिल्म मुझे दे दो जो तुमने रिकॉर्ड किया है। और रिपोर्टर कह रही थी कि मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ। फिर हमें केरबिन को दिखाया जाता है जो अपना वर्कआउट कर रहा होता है और राइटर कहता है कि केरबिन ने पूरा वेकेशन सिर्फ कल्टीवेशन करने में ही ध्यान लगाया था। और गाइस, ये छोटा सा कॉमिक यहीं खत्म होता है और फिर से मानवा स्टार्ट होता है और मैं मानवा को अब एक्सप्लेन करने वाला हूँ। केरबिन कहता है कि मार्शल वर्ल्ड में एक बार मार्शल इवेंट हुआ था, उनमें से 10 लोग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट थे। उन लोगों ने मार्शल एम्परर का टाइटल जीता था। वो लोग मार्शल एंड स्ट्रेंथ में सबसे ऊपर थे, मगर उन 10 में से भी सबसे ऊपर जिसके पास द अल्टीमेट मार्शल एम्परर का टाइटल है उसका नाम केथ जोनस था। ये जो अल्टीमेट बॉडी कल्टीवेशन मेथड का मैनुअल है वो केथ का ही है, मगर मुझे ये संयोग से मिल गया था। ये दुनिया का सबसे पावरफुल बॉडी कल्टीवेशन मेथड है